आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज महायुद्ध में सबसे पहले बात होगी, क्या ईरान ने ट्रंप का युद्धपोत उड़ा दिया है। शुरुआत तस्वीरों के साथ कि जब ईरान में इजराइल और अमेरिका ने तबाही मचा दी है। जरा देखिए कैसे ईरान में प्लेन धधक रहा है, ये देखिए। और वहीं इजराइल ने आईआरजीसी की खतरनाक बसिस फोर्स के ठिकाने को भी उड़ा दिया है। ये तस्वीरें जुड़ी हुई उससे। और उधर अमेरिका भी अब ड्रोन से ईरान और उसके समर्थित गुटों के ठिकानों में धमाके कर रहा है लगातार। तस्वीरें इराक से हैं जो आपके सामने अभी हमने स्क्रीन पर रखी है, जहां लुकास ड्रोन से यह अटैक किया गया। नजर डालिए। तो अमेरिका इजराइल जब ईरान को मार रहे हैं तो ईरान भी मिसाइलों की बौछार कर रहा है इस वक्त। ये भी देख लीजिए। ईरान सिर्फ इजराइल को नहीं मार रहा, बल्कि उसने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दे दिया है और दावा है कि ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना दिया है। आपको जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एआई वीडियो है और जो आपको समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नजर डालिए। ये एआई वीडियो है। ईरान ने उड़ाया यूएस युद्धपोत। ये एआई जनरेटेड वीडियो है, समझाने के उद्देश्य से सिर्फ एक सांकेतिक। क्योंकि ईरान ने दावा किया कि हमने मिसाइलों की बौछार कर दी और हमने इस युद्धपोत को उड़ा दिया है जो अमेरिकी है। अब तक जंग में ईरान को बहुत नुकसान हुआ। उसने अपने सुप्रीम लीडर के साथ बड़े कमांडर्स को खो दिया, बड़े बड़े सैन्य ठिकाने और इमारतों को ट्रंप और नेतन्याहू ने मलबा बना दिया। लेकिन क्या मुस्तबा ने आते ही युद्ध में पासा पलट दिया है? क्योंकि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को दहला दिया है। खबर है कि ट्रंप का सबसे भयानक युद्धपोत भी ईरान के हमलों से बच नहीं पाया। यहाँ तक कि अमेरिका ने जंग में अपना चौथा विमान भी गंवा दिया। तो सब कुछ झोंक कर भी क्या ईरान अब खून का बदला लेकर रहेगा? तो सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ईरान ने दहला दिया अमेरिका को और युद्धपोत को नुकसान पहुंचा दिया है? आइए कुछ जानकारी पहुंचाते हैं। ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर बेड़े को निशाना बनाया है, उसके मुताबिक ये दावा है। अमेरिका के गुरूर कहे जाने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया गया है और ईरान का दावा है ईरानी सुप्रीम लीडर की फोर्स आईआरजीसी ने ही किया है। उसने समंदर में अमेरिकी युद्धपोत को फोड़ने का दावा कर दिया है। आईआरजीसी ने कहा है, हमने बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा अटैक कर दिया। हमारी मिसाइलों का टारगेट अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर था। यूएसएस अब्राहम लिंकन हमले के बाद काम करने लायक नहीं रहा। उस युद्धपोत को खाड़ी के पानी से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने भी युद्धपोत पर हमले की खबर दी है और दावा किया है कि आईआरजीसी ने एक सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें आधुनिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हमला ओमान सागर में ईरानी समुद्री सीमा से 340 किलोमीटर दूर हुआ। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हमले के बाद अमेरिकी जहाज और साथ मौजूद स्ट्राइक ग्रुप को
तेज रफ्तार से इलाके से भागते हुए देखा गया है। हालांकि अमेरिका ने ईरानी दावों को खारिज कर दिया है सीधे तौर पर और कहा है यह सच नहीं है, हमने खतरे को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है यूएसएस अब्राहम अच्छे से काम कर रहा है, जबकि अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को मारने का दावा कर दिया है। जवाब में कहा है कि यह ईरानी जहाज अमेरिकी युद्धपोत के नजदीक आ रहा था, जिसे पहले चेतावनी दी गई और फिर हेलफायर मिसाइलों से 2 हमले कर दिए गए। तो यह ईरान का दावा क्या है और जवाब में अमेरिका क्या कह रहा है, सब कुछ आपको हमने बताया। एक तरफ ईरान ने ट्रंप का युद्धपोत उड़ाने का दावा कर दिया, दूसरी तरफ नेतन्याहू ने ईरानी सुप्रीम लीडर को फिर से धमकी दे डाली है। सुनवाते हैं, सीधा सुनिए। मैं किसी भी आतंकवादी संगठन के नेताओं के लिए जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करने वाला हूं। ये लोग आतंकवाद के संरक्षक हैं और मेरा यहाँ पर ये बताने का कोई इरादा नहीं है कि हम क्या योजना बना रहे हैं और हम आगे क्या करने वाले हैं। अब अपने अपने दावे हो रहे हैं, हर तरफ से नेतन्याहू दावे कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, ईरान भी दावा कर रहा है। लेकिन इस बीच अब आपको दिखा देते हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन दिखता कैसा है और यह कितना ताकतवर है। नजर डालिए, ये युद्धपोत अभी जो देख रहे हैं आप हमारे पीछे, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन है और यही कहा जाता है अमेरिकी गुरूर, अमेरिका का गुरूर। ये देखिए जरा। और अब अब्राहम लिंकन की खासियत क्या है, चलिए जानिए। अमेरिका की शान और उसका गुरूर कहा जाने वाला यूएसएस अब्राहम लिंकन सबसे खतरनाक युद्धपोत है। अमेरिका का यह जंगी जहाज परमाणु ताकत से लैस है, संपन्न है, जो 20 सालों तक बिना किसी ईंधन के चल सकता है, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाला युद्धपोत है। निमित्ज क्लास का यह युद्धपोत 1989 में कमीशन हुआ था और इसका नाम 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर है। करीब 1100 फीट लंबे इस युद्धपोत में 1 लाख टन वजन होता है। समंदर में सैन्य किले जैसे युद्धपोत की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, नॉटिकल माइल में कहते हैं। इस वॉरशिप में करीब 6000 सैनिकों का काफिला होता है, जो दुश्मन के खिलाफ हर ऑपरेशन के लिए तुरंत तैयार होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन में कई खतरनाक लड़ाकू विमान मौजूद होते हैं। F-35 और F-15 जैसे 80 से 90 फाइटर जेट्स तैनात हो सकते हैं और ये परमाणु पनडुब्बी और टॉम हॉक जैसी खतरनाक मिसाइलों से लैस है। इन्हीं घातक हथियारों से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लिंकन युद्धपोत में लगे डिफेंस सिस्टम बड़े हमले से इसे बचाते हैं और इसीलिए इसे अमेरिका का सबसे घातक और क्रूर युद्धपोत माना जाता है, जो वैश्विक स्तर पर समुद्री सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से अमेरिका के लिए सबसे अहम। अमेरिका ईरान के सारे दावों का खंडन कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि वो हार नहीं मानने वाले। सुनवाते हैं आपको, सुनिए। ईरान के खिलाफ जंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी है। अमेरिकी सेना बेजोड़ है। ऐसी पावर पहले कभी किसी ने नहीं देखी। हम वही कर रहे हैं जो इस वक्त जरूरी है। ईरान असल में आतंक और नफरत का देश है। वो इस वक्त इसकी कीमत चुका रहा है। तो ईरान लगातार अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है और युद्धपोत ही नहीं, अमेरिका का जेट भी गिराने की बात सामने आई है। इराक में ईरान के समर्थन वाले शिया गुट ने एक अमेरिकी जेट को मार गिराने का दावा किया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एआई वीडियो आप देख रहे हैं। कुछ इसी तरह से अमेरिकी जेट को निशाना बनाया गया होगा दावे के मुताबिक। तो हवा में ईंधन भरने वाला अमेरिकी जेट इराक में गिरा तो चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से उसके क्रू मेंबर्स की खोज यानी छानबीन शुरू हो गई। ये देखिए, अब चलिए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ होगा। देखिए, जंग में अमेरिका ने अपना एक और विमान खो दिया क्योंकि अमेरिका का विमान इराक में क्रैश हुआ। अमेरिका के क्रैश हुए विमान का नाम है KC-135, जिसके गिरने से अमेरिका के 4 सैनिकों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिका का KC-135 विमान जब ऑपरेशन पर था तभी यह विमान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया।
लेकिन ईरान समर्थित शिया गुट ने बड़ा दावा कर दिया, कहा कि अमेरिका का विमान हमने मार गिराया है, यह अपने आप नहीं गिरा है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया, कहा कि विमान हादसा दुश्मन के हमले से नहीं हुआ है, ना ही ये फ्रेंडली फायर की वजह से विमान गिरा है। सैन्य अफसरों ने कहा कि अभी दुर्घटना की जांच चल रही है। इससे पहले कुवैत में जब 3 अमेरिकी विमान गिरे थे, तब अमेरिका ने कहा था कि ये फ्रेंडली फायर में गिरे हैं। लेकिन अब अमेरिका का चौथा जेट धराशायी हो चुका है। कहा जा रहा है कि ये एक रिफ्यूलिंग विमान था जो दूसरे विमान के साथ हवा में ईंधन भर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी प्लेन क्रैश पर कहा है विमान में सवार 6 में से 4 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 2 अभी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। इस घटना के बाद ईरान के साथ जारी युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 11। आज ईरान में कुछ डे मनाया जा रहा है और वहां पर ईरानी विदेश मंत्री सड़कों पर लोगों के साथ नजर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिका को ईरान की ताकत के आगे झुकना पड़ेगा। कई हमलों के बावजूद लाखों ईरानी तेहरान और बाकी शहरों की सड़कों पर उतर आए हैं, जो उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और संकल्प को दिखाता है। अमेरिकी दुश्मनों को ईरानी जनता की ताकत स्वीकार करनी पड़ेगी। अपने अपने दावे, लेकिन सच्चाई सबके सामने आई जाती है। अब बात करेंगे आगे बढ़ते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्योंकि ईरान ने इस स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। देखिए, खाड़ी देशों से तेल और गैस लेकर टैंकर्स इसी रास्ते भारत पहुंचते हैं। ये एआई जनरेटेड वीडियो है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है कुछ ऐसा ही वहां पर आसपास दृश्य होगा और ऐसे ही तेल के जो जहाज है टैंकर से बड़े बड़े कंटेनर्स लिए ऐसे गुजरते होंगे। तो कल तेल लेकर एक जहाज मुंबई भी पहुंचा था, अपने भारत मुंबई। जंग के बीच भारत पहुंचने वाला ये पहला जहाज है। ये देखिए, ये तस्वीर कल भी हमने आपको दिखाई थी जब ये जहाज भारत पहुंचा, मुंबई पहुंचा, और इसके बड़े मायने हैं क्योंकि तेल की जरूरत उसको पूरा करने के लिए। हॉर्मुज सबके लिए जरूरी है, खासकर भारत के लिए, और किस तरह से इसको लेकर संकट हो रहा है, कुछ अपडेट आपके सामने। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भारत को बड़ी कामयाबी के संकेत मिल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। इसको लेकर भारत में ईरान के जो राजदूत हैं उनका बड़ा बयान भी सामने आ गया है। अब से कुछ देर पहले हॉर्मुज के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही नतीजे दिखेंगे। ईरानी राजदूत ने कहा, भारत हमारा दोस्त है, हमारे साझा हित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोगों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। ईरान के राजदूत का बयान भारत के साथ पुराने रिश्तों का संकेत भी है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत का दावा किया है। बीजेपी ने लिखा, भारत ने अपनी विदेश नीति का लोहा मनवाया है दुनिया में और भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर ईरानी विदेश मंत्री से लगातार संपर्क में है, वो बातचीत कर रहे हैं। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच अब तक 3 से 4 बार बातचीत हो चुकी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली ने और क्या कुछ कहा है, खुद उन्हीं की जुबानी उनको सुनो। We have common interest. जी हाँ, क्योंकि भारत हमारा मित्र है। आप इसे 2-3 घंटे में देख लेंगे। हमारा मानना है कि ईरान और भारत के क्षेत्रीय हित समान है। इस जंग की घड़ी में भारत ने हमारी मदद की, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में। After the war, help us. अब इसका इंपैक्ट भारत में क्या है, भारत की राजनीति पर क्या है, यह भी तो आप सभी तक पहुंचाना जरूरी है। तो दिल्ली में कांग्रेस ने गैस को लेकर प्रदर्शन किया और चूल्हे पर रोटी बनाई। आइए दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन और उसकी तस्वीरें पहले ये देख लीजिए। चलिए, वैसे एक बात तो है कि अपने घरों में रोटी बनाए हुए इन लोगों को हो सकता है कि बहुत दिन हो गए हों, लेकिन प्रदर्शन के बहाने ही रोटी तो सेकी। देखिए, प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है और उसी की तस्वीर अब आपके सामने रख रहे हैं। हिरासत में कांग्रेसी कार्यकर्ता
उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये देखिए तस्वीर। और ये सिलेंडर महाराज जो हैं वो उनकी अर्थी निकल रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता सिलेंडर्स की अर्थी निकाल रहे हैं। ये देखिए। अब जरा कुछ आपके सामने हम डेटा रखने जा रहे हैं। अब ये समझिए कि भारत में कहां पर एलपीजी का कितना उपयोग होता है। ये 1 लाख के हिसाब से हमने डेटा आपके सामने रख रहे हैं प्रति लाख। अब जनसंख्या, अब ये नजर डालिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, यहां पर 25,000 उपयोग होता है सिलेंडर प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर। यह बात हो रही है। जम्मू कश्मीर 25,000। अब पंजाब आपको लिए चलते हैं। पंजाब में कितने? 31,000। जबकि ठीक थोड़ा नीचे आइए राजस्थान में 22,000 सिलेंडर्स यूज होते हैं प्रति लाख की बात कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर दें। उत्तर प्रदेश में 20,000 ये संख्या है। जबकि बिहार में कितने हैं? बिहार की संख्या 18,000 है। जबकि गुजरात अगर आप जाएंगे तो गुजरात में 17,000 ये बैठेगा। मध्य प्रदेश में 20,000 बैठेगा एलपीजी सिलेंडर्स की संख्या। महाराष्ट्र में 25,000 सिलेंडर्स की संख्या होगी प्रति 1 लाख व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल 27,000 ये आंकड़े बैठते हैं। वहीं ओडिशा में 23,000, तेलंगाना में 33,000, आंध्र प्रदेश में 30,000, तमिलनाडु में 31,000, केरल में 27,000 और कर्नाटक में 28,000 सिलेंडर्स उपयोग में होते हैं प्रति लाख। तो ये भारत में कहां एलपीजी का कितना उपयोग है ये आपको हम बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये डेटा। अब आपको बता दें कि देखिए जंग का चूंकि असर चल रहा है तो जंग का असर ये है कि लोग पैनिक होकर गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन भी लगा रहे हैं। अब कहां की तस्वीर दिखाएं। देखिए शुरू करिए। ये तस्वीर है भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। ये गैस लिए लाइन। अब ये देख रहे हैं आप नागपुर की तस्वीर है। देखिए सरकार आश्वासन दे रही है कि हमारे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लोग पैनिक ना करें, लेकिन फिर भी लोग लाइन में लग रहे हैं। ये जम्मू की तस्वीर आपके सामने है गैस सिलेंडर के लिए। और ये संभाजी नगर की तस्वीर। देखिए विपक्ष भी इस मुद्दे पर संसद में लगातार प्रदर्शन कर रहा है और लगातार आवाज उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से। सुनिए। देखिए युद्ध की वजह से, इस भीषण जंग की वजह से विपक्ष को भी तो मौका मिला है और वो भी घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब जरा कुछ और तस्वीर, क्योंकि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने भी हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने संसद के बाहर की। अरे मोदी घूमे चीन जापान, हिंदुस्तान। मोदी गवर्नमेंट जवाब दो। तो इस जंग का भारत पर, अपने देश भारत पर कितना असर पड़ा है ये भी जान लीजिए। देखिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से फूड इंडस्ट्री बेहाल है, ऐसा बताया जा रहा है। कई शहरों में रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन गैस की कमी से जूझ रहे हैं और स्विगी हैं, जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर कम आ रहे हैं। अब ऑनलाइन ऑर्डर्स हर दिन 30 से घटकर सिर्फ 5 से 10 रह गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर फूड डिलीवरी ऑर्डर 50 से 60% कैंसिल भी हो रहे हैं। और क्योंकि रेस्टोरेंट में मेन्यू छोटा हो गया है तो यह रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ज्यादा गैस की खपत वाले फूड आइटम को मेन्यू से हटा दिया गया है। यह भी एक अपडेट है। गैस संकट की वजह से बड़ी कंपनियों की कैंटीन सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है और आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस ने कर्मचारियों को घर से खाना लाने की सलाह दे दी है। गैस की कमी का असर पर्यटन स्थलों पर भी साफ नजर आ रहा है। शिमला में होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और ढाबा संचालकों ने मेन्यू में कटौती कर दी है। लंबे समय में पकने वाले व्यंजन जैसे राजमा है, काबुली को बंद कर दिया गया है।
ज्यादातर होटल्स कारोबारियों के पास एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। वो खाने के साथ की गई एडवांस बुकिंग खुद ही रद्द कर रहे हैं और युद्ध का असर भारत के बोतलबंद पेयजल बाजार मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक बोतल्स निर्माण में पॉलीमर का इस्तेमाल होता है और जिसकी कीमत बढ़ी है क्योंकि इसे कच्चे तेल से तैयार किया जाता है। पॉलीमर के दाम बढ़ रहे हैं तो बोतलबंद पानी का जो लागत है उसकी वो भी बढ़ रही है। हो सकता है कि जल्द खुदरा बोतलबंद पेय पदार्थों की कीमत बढ़ जाए, हो सकता है। अभी गैस की कमी से बेंगलुरु के यालाहंका गैस पावर प्लांट का काम फिलहाल ठप है। कहा जा रहा है कि इसमें बेंगलुरु में बिजली कटौती का खतरा मंडरा सकता है। तो ये इंपैक्ट, ये जो सोर्सेस बता रहे हैं और जो दावे हैं सबके अपने अपने, उसके हिसाब से आपके सामने हमने डेटा रखा। लेकिन इस पर अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट, उनको सुनते हैं। वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी जब घटना घटती है जियोपॉलिटिकल, तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। ज्यादा असर उन पर होता है जो एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। भारत का 87% टोटल क्रूड इंपोर्ट किया जाता है। तो अगर लंबे वक्त तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर रही तो इसका अवश्य असर पड़ेगा। इसके अलावा रुपए पर भी दबाव आता है। रुपया 92 को क्रॉस कर गया है प्रति डॉलर हम देखें तो इस कारण से हमारे इंपोर्ट्स और भी ज़्यादा महंगे होने की उम्मीद है। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा, रेस्टोरेंट्स, होटल्स का काम कम हो गया है या कुछ बंद भी हो गए हैं। ये देखने की बात है कि करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस व्यवसाय में एम्प्लॉयड हैं। 10 लाख से भी ज़्यादा भारत में फूड आउटलेट्स हैं, छोटी बड़ी मिला के। तो यहाँ पर ज़रूर फ़र्क दिखाई देगा। अगर बंद होते हैं तो उस हद तक बेरोज़गारी भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर भारत को इस युद्ध का खामियाजा कुछ न कुछ आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी परेशानी की। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं जमाखोरी की बात और एक्शन की बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हापुड़ में जमाखोरों पर कार्रवाई हो गई है। कुछ और डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं जल्दी, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है वहां पर 55 सिलेंडर्स बरामद किए गए हैं। एक नेताजी हैं, उन्होंने स्टॉक करके रखा था। जमाखोरों पर शिकंजा, उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त, योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं, पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि कोई भी अगर जमाखोरी करता पाया गया तो एक्शन होगा। ये 55 सिलेंडर यहां से जब्त हुए हैं पुलिस प्रशासन की निगरानी में, उनकी कार्रवाई में। देखिए जरा, यहाँ लोग एक एक सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं, लंबी लाइन लगा रहे हैं रात से सुबह तक, लेकिन यहाँ 55 छुपा कर रखे गए थे। ये कालाबाजारी, ये स्टॉक, ये जमाखोरी। कर्नाटक के यादगीर में भी जमाखोरों से सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं। यादगीर कर्नाटक, वहां से तस्वीर जो आ रही है देखिए, यहां से 46 सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं। देखिए, गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए कई जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। सरकार के आदेश पर घरेलू गैस सिलेंडर्स का उत्पादन बढ़ाया गया है। आंकड़ों की माने तो पिछले 7 दिनों में एलपीजी उत्पादन 28% बढ़ा दिया गया है। बुकिंग नियम सख्त किए गए हैं जिससे जमाखोरी यानी स्टॉक कालाबाजारी रोकी जा सके। बुकिंग के बाद घरेलू सिलेंडर्स 3 दिन के अंदर डिलीवर किया जा रहा है। सरकार का फोकस है कि गैस सिलेंडर का घरेलू स्टॉक ना घटे और इसी बीच कमर्शियल सिलेंडर उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। उपभोक्ता को 20% तक कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई की जा सकती है। इस पर ऑयल कंपनियों के डायरेक्टर और राज्य सरकार फैसला लेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से चर्चा की है और हालात सुधारने को कहा है। सरकार की कोशिश यही है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एलपीजी पर अफवाह फैलाने वालों को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ लोग एलपीजी को लेकर डर पैदा कर रहे हैं। ये लोग न केवल खुद को बेनकाब कर रहे हैं बल्कि देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार की नजर उन पर है जो जरूरत के सामान की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे सभी अनैतिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन होगा। और इस पर जमकर सियासत जो हो रही है वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। कौन क्या कह रहा है, सुनिए। आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है।
अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। अगर कोई सबसे बड़ा अफवाहजीवी है तो वो सरकार है अफवाहजीवी। जहां सरकार ये कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस। कांग्रेस पार्टी का कि जिस तरह से ये गैस का सिलेंडर और जिस तरह से लेकर, तो इससे पैनिक क्रिएट हो रहा। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं तो लोगों को लगेगा हाँ शायद कमी होगी, तो लोग लाइन लगाएंगे या लाइन लगा रहे हैं। ये जो लाइन लगा रहे हैं इनके ये जिम्मेदार हैं। आप जाकर बाहर देखिए, प्रधानमंत्री जी आप आइए, जो चुनाव प्रचार आपका जो चल रहा है उससे थोड़ा सा आप छुट्टी लीजिए और देखिए लोग नोटबंदी के बाद फिर एक बार आपने लोगों को कतार में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, आप कोई पैनिक न करें, लेकिन जो विपक्ष अंदर सदन चलने नहीं दे रहा है, उन्हीं के किसी सांसद, किसी नेता के घर से, किसी के घर से 200 सिलेंडर मिल रहा है, किसी के घर से 500 सिलेंडर मिल रहा है। ये लोग जानबूझ के क्राइसिस करने में लगे हुए हैं। नेता क्यों पैनिक फैलाएंगे? जो जनता सड़कों पर खड़े होकर के गैस की लाइनों में बेहोश हो रही है, आप जाकर के उसके सामने कहिए ना कि लोग पैनिक फैला रहे हैं। आप यहाँ टीवी चैनलों पे भले बोल दें, संसद में भले बोल दें कि पैनिक फैला रहे हैं लोग। आज भी एक पैनिक का वातावरण, माहौल बनाना चाहते हैं हमारे देश में। बहुत अफसोस की बात है। कई स्टेट से, हमारे क्षेत्र से शिकायतें आ रही हैं और ये समस्या है। सरकार इसको झुटलाना कितना भी चाहे, लेकिन ये असल में समस्या है। फूड इंडस्ट्री पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका है। ये क्राइसिस इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है। अल्लाह करे कि वो जंग खत्म हो और वो ताकतें जो इस्लाम को खत्म करना चाहती हैं, अल्लाह उनको खत्म करे। तो तमाम पॉलिटिशियंस को हमने आपको सुनवा दिया, हर एक पार्टी से लगभग कोशिश की, आपने सुना। सबके अपने अपने राग हैं, अपने अपने सुर हैं और अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी वाली कह रहे हैं, यानी सरकार से जो भी सत्तारूढ़ दल में है वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, पैनिक फैलाया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जाकर देखिए क्या हालात हैं और वो आरोप लगा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। लेकिन कई देशों में गैस और तेल की किल्लत हो रही है और ऐसे में जंग के बीच शांति दूत की डिमांड भी हो रही है। अब ये जरा तस्वीर देखिए आप। युद्ध को रुकवा सके इंटरनेशनल एक्सपर्ट इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को सबसे उपयुक्त मानते हैं। अब बताते हैं क्यों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। जान लीजिए जरा कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है और क्यों माना जा रहा है। ईरान युद्ध में ज्यादातर देश एक तरफा स्टैंड ले रहे हैं। वहां भारत में तटस्थ और सदा हुआ रुख अपनाया है। हमारे भारत ने भारत के इसी फैसले की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है और विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जंग रुकवा सकता है, क्योंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से बेहद अच्छे रिश्ते हैं। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत की है। दोनों के बीच फोन पर जंग को लेकर वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कूटनीति को आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में संघर्ष बढ़ाना किसी के हित में नहीं है। ईरान ने भी बयान जारी करके भारत के रुख की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत ईरान को अपना दोस्त मानता है। भारत ने जंग खत्म कराने की पूरी कोशिश की और कर रहा है। पूर्व अमेरिकी सैन्य अफसर कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए हमें एक पंच की जरूरत है, मतलब मुखिया, हेड। बेहतर होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम करें। भारत में यूएई के पूर्व दूत हुसैन हसन मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा है, युद्ध खत्म करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने मीडिया से बड़ी बात कह दी। यूएस सैन्य अधिकारी ने ट्रंप को सलाह दी कि मोदी को फोन लगाओ। मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर भी कहा था कि यह जंग का वक्त नहीं है। तो दुनिया मान रही है। अब इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए, सुनवाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात हुई। प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान हमारी जो प्राथमिकता है भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके हित को लेकर, इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा और सामग्री के पारगमन का, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई जो वहाँ पर उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है उस पर, और साथ ही साथ जो हम लोगों की पोजीशन, जो हमारा पक्ष है भारत का, कि डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी कि संवाद और राजनीति का रास्ता लेकर लोग आगे बढ़ें। अमेरिका के कर्नल डगलस भी कह रहे हैं कि अगर कोई इस युद्ध को रुकवा सकता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहल करनी पड़ेगी। फिर यूएई की जो पुराने दूतावास
एम्बेसडर रह चुके हैं, उनका भी कहना यही है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल एक ऐसे इंसान हैं जो वास्तव में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और मुझे साफ तौर पे नज़र आता है कि अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान को पूरे विश्व को मुसीबत से बचाने के लिए कुछ बड़ी पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस युद्ध के अंदर ईरान, इजराइल, अमेरिका, तमाम गल्फ कंट्रीज़ वो तो सफ़र कर रही हैं, लेकिन सारी दुनिया मेरे मुताबिक लूज़र है, इंक्लूडिंग इंडिया, ग्लोबल साउथ, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सारे के सारे इस लड़ाई में लूज़र के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। तो दुनिया क्या कह रही है आपको हमने सुनवाया, तमाम हमने एग्जाम्पल्स भी दिए, किस देश के किस नेता ने या किस सैन्य अधिकारी ने कहा, और हमारे भारत में भी इसको लेकर क्या कुछ कहा गया ये भी आपको हमने बताया। एक तरफ ईरान अब तक अकेला इजराइल, अमेरिका से लड़ रहा था, लेकिन अब रूस, चीन उसके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे रूस ने समंदर में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन की नौसेना ने अभ्यास किया है, रूसी सेना का यह अभ्यास देखिए। अब सवाल ऐसे में यह है, बड़ा प्रश्न कि क्या ईरान के लिए अमेरिका से भिड़ेंगे रूस और चीन? समीकरण क्या कहते हैं? जी हां, सवाल यही हो रहा है कि पुतिन अब ट्रंप को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान के लिए अमेरिका से भिड़ेंगे रूस चीन। कैसे आखिर? रूस और चीन अब खुलकर ईरान के समर्थन में आ चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की चर्चा हुई। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और रूस, चीन में बहस हुई। यूएनएससी की बैठक में अमेरिका ने जंग को सही ठहराने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन ने ईरान का साथ दिया और ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों पर चर्चा की मांग कर दी। हालांकि परिषद के मतदान में यह कोशिश सफल नहीं हुई। अमेरिका ने रूस और चीन पर ईरान का साथ देने का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से यह अपील की कि ईरान के खिलाफ हथियारों का प्रतिबंध लागू किया जाए। अमेरिका ने कहा कि मिसाइल तकनीक पर रोक लगनी चाहिए, ईरान के मिसाइल तकनीक के ट्रांसफर और व्यापार पर रोक लगे, साथ ही ईरान के वित्तीय संसाधनों को फ्रीज करने की मांग की गई। इस पर पलटवार करते हुए रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया। रूस ने कहा अमेरिका ईरान के कथित परमाणु प्रोग्राम पर बेवजह डर और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने कहा परमाणु संकट के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है। बातचीत और कूटनीति की जगह अमेरिका ने बल प्रयोग किया। अमेरिका की वजह से शांति वार्ता की कोशिशों को नुकसान हुआ। चीन ने ईरान को $2 लाख मदद देने का भी ऐलान किया है, यानी $1,66,00,000 कह लीजिए, इतने ईरानी जो रुपए हैं, और लोगों के लिए ये दिए जाएंगे, आम लोगों के लिए। ये पैसा जंग में मारे गए छात्रों के परिजनों की मदद के लिए है। वहीं अमेरिका अब भी जंग के मैदान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान जल्द सरेंडर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल खत्म होने वाले हैं। उनके मुताबिक तो कह रहे हैं कि 90% ईरान की मिसाइलें हमने खत्म कर दी है। यूएनएससी में रूस, चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने क्या कहा, सीधा सुनिए। decisively voted. यह सीधी बात है, ईरान पर हमले वाले प्रतिबंध फिर से लागू हो गया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को ईरान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लागू करना चाहिए। वॉशिंगटन 2018 के रास्ते पर चल रहा है। वो ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कथित योजना को लेकर बेवजह डर और तनाव पैदा कर रहे हैं। समझौते से पीछे हटना और एक तरफा संकट को जन्म देना, ये सब अमेरिका की ही देन है। अमेरिका को अपने भरोसे की कोई परवाह नहीं है। अमेरिका की हरकतें अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। देखिए दोस्तों, का जुबानी समर्थन मिलने से ईरान बेहद उत्साहित है, तभी तो वो अब अमेरिका और इजराइल के शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में लगा है। ये दोनों देशों की ताकत मानी जाती है। एक तरफ अमेरिकी थाड और इजरायली आयरन डोम। लेकिन कुछ ईरानी मिसाइलें इन डिफेंस सिस्टम को भी मात दे रही हैं। ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं, जो कि इसका उदाहरण भी है।
लेकिन जैसे ईरान मिसाइलें दागता है तो इजराइल में मोबाइल पर ऐसे अलर्ट आने लगते हैं जो कि आपके सामने दिखा रहे हैं। इजराइल में अटैक का मोबाइल अलर्ट, ये देखिए। और अब इसके बाद लोग अपने घरों और बंकरों से भागने लगते हैं। जरा आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमले के बाद इजराइल में भगदड़ जैसे हालात मच गए। ये देखिए जरा। ईरान सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि ड्रोन भी दाग रहा है और वो दिन रात अपने ड्रोन जखीरे से हमले करता है। कैसे, ये तस्वीरें। चलिए कुछ तस्वीरें आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं। जो इजराइल में अटैक हो रहा है ईरान की तरफ से, खासकर उसकी राजधानी टारगेट पर हो रहे हैं, क्योंकि जो इजराइल की राजधानी, वहां ईरान बमों की बारिश कर रहा है, बौछार कर रहा है। ये कह लीजिए तेल अवीव, ये तस्वीर देखिए। ईरान ने दाग दिए यहां पर दनादन कई सारे मिसाइल्स। और अब आपको दिखा रहे हैं एक ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल ने कितने सारे इंटरसेप्टर मिसाइल आयरन डोम से लॉन्च कर दिए, एक के बाद एक। देखिए अब ये जान लीजिए कि आखिर कैसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम, जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, उसको ईरान भेद रहा है। नजर डालिए। इजराइल अमेरिका के पास सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम मौजूद है, दुनिया जानती है। इसके बाद भी ईरान की मिसाइलें लगातार तबाही मचा रही हैं। रिपोर्ट्स है कि ईरान मिसाइलों को क्लस्टर हथियारों से लैस कर रहा है। मकसद है इजराइल यूएस के आधुनिक एयर डिफेंस को भेदना। क्लस्टर बम ईरान की बड़ी मिसाइलों में से सब में लगे हैं और उनमें से ये खास है। दुनिया ने देखा था अभी थोड़ी दिन पहले उदाहरण भी। इन मिसाइलों के सिरों में छोटे छोटे बम भरे होते हैं। मिसाइल ऊंचाई पर पहुंचकर इन छोटे बमों को छोड़ देते हैं और ये बम हवा में फैल जाते हैं और गिरकर तबाही मचाते हैं। क्लस्टर बम एक साथ। ईरान की ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों में करीब 24 बम होते हैं, लेकिन खुर्रम शहर मिसाइल में 80 बम लगाए जा सकते हैं एक साथ। ये बम छोटे होते हैं, हर एक में करीब 5 किलो विस्फोटक मौजूद होता है। ये ग्रेनेड जैसा विस्फोट कर बड़े इलाके में तबाही मचा देते हैं। दावा है ऊंचाई से छूटकर ये करीब 12 किलोमीटर क्षेत्र में तबाही मचा रहे हैं। इन्हें रोकना इजरायली डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मिसाइल रोकने के बाद भी ये छोटे बम बड़े क्षेत्र में फैल जा रहे हैं और फिर घर, सड़क और पार्क सभी जगहों पर ये धमाके करते रहते हैं। यह युद्ध में नई रणनीति है जो डिफेंस सिस्टम को कमजोर करती है। एयर डिफेंस मिसाइलें रोक रहा है, लेकिन छोटे बम नहीं रोक पा रहा है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम छोटे बमों को रोक सकता है, लेकिन ये छोटे और तेजी से गिरते हैं, इसलिए सब नहीं रोक पा रहा है। ईरान की एक मिसाइल को रोकने में इजराइल का बहुत बड़ा खर्चा भी हो रहा है। हर ईरानी मिसाइल पर इजराइल को कई इंटरसेप्टर मारने पड़ रहे हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल काफी महंगे हैं, जिससे इजराइल का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। यह सब कुछ युद्ध का जो समीकरण और उसकी गणित और अर्थशास्त्र। ईरान की सेना IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप को कैसे सीधी चेतावनी दी है, यह भी सुनिए। हम पर हमला करने वालों को मैं सीधी चेतावनी दे रहा हूं। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स पर अगर अटैक होता है तो हम उस इलाके के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को आग लगा देंगे, जिससे यूएस और उसके साथियों को फायदा होता होगा। तो दोनों तरफ से चूंकि ये भीषण जंग है और भीषण होती भी चली जा रही है। लोगों को लग रहा था कि शायद अब कुछ दिनों में ये बंद हो जाएगा या आज या कल में, लेकिन अभी फिलहाल प्रतीत हो नहीं रहा है। अब जरा कुछ समझिए, कुछ आपको डिटेल्स हम देने जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पर भी अटैक कर रहा है। उस तरफ उसने बेरूत यूनिवर्सिटी को अब टारगेट कर दिया है। ये देखिए जरा।
लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी तबाह करने में लगातार लगा हुआ है। एक तरह से समझ लीजिए जो पेंडिंग वर्क है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली ऑपरेशन है ये। लेकिन उधर ईरान का साथ देते हुए हमास भी इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी का काम कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ये देखिए, ये IRGC ने वीडियो जारी किया है इजराइल के खिलाफ। इस बीच नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद ईरानी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसको हम दिखा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि खामनेई IS बैक, मतलब खामनेई लौट आए हैं। खामनेई इज बैक। ये AI जनरेटेड है, सुनिए। Khamenei is dead. वीडियो तो जारी किया है, लेकिन इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर की हालत गंभीर है। कल ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस धमकी का जवाब दिया। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में मुस्तफा खामनेई पर बयान दिया। कहते हैं उन्हें लगता है कि ईरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा घायल हैं। ट्रंप ने दावा किया कि मुस्तफा जिंदा तो हैं, लेकिन गंभीर हालत में हैं। अमेरिका मानता है कि हमले में मुस्तफा ज्यादा घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा के पैर में फ्रैक्चर है, उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, एक आंख में चोट लगी है। और इसी बीच गुरुवार को मुस्तफा खामनेई का संदेश प्रसारित हुआ, लेकिन यह संदेश खामनेई ने नहीं, ईरानी टीवी एंकर ने पढ़ा। दावा है कि वो ठीक नहीं है, इसीलिए अपना संदेश खुद नहीं पढ़ा। मुस्तफा ने ट्रंप को कहा कि ईरान हर एक मौत का बदला लेगा और जंग में किसी भी शहादत को वो नहीं भूलने वाला। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि मुस्तफा मामूली रूप से घायल हैं। टीवी इंटरव्यू में एक ईरानी अधिकारी ने इस बात का दावा किया और कहा कि घायल होने के बावजूद मुस्तफा एक्टिव हैं और अपने सभी कामकाज सही तरीके से संभाल रहे हैं। और इस बीच अमेरिका ने भी दावा किया है कि आज रात अमेरिका पर सबसे भीषण हमला होगा, बहुत बड़ा अटैक होगा। Defeat the missiles, missile launchers. हम ईरान की सभी महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं को पराजित करने, नष्ट करने और निष्क्रिय करने की योजना पर हैं। ये इतनी तेजी से होगा जो दुनिया ने पहले नहीं देखा होगा। हमें पता है कि ईरान का तथाकथित नया सुप्रीम लीडर घायल है और बुरी अवस्था में है। आज ईरान पर अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा हमले किए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में पूरा पावर है, वो खुद समय और ऑपरेशन की स्पीड का फैसला करेंगे। And so do the troops in harm's way. तो अमेरिका ने तो दावा कर दिया कि ईरान पर भीषण हमला होगा, लेकिन ईरान ने भी कहा है कि हम भी बदला लेंगे और भीषण जवाबी पलटवार करेंगे। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा। ये देखिए तैयारी। बार बार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है और साथ ही साथ अपनी ताकत भी दिखा रहा है भरपूर। आप भी ईरानी मिसाइलों के जखीरे को जरा देख रहे हैं और देखिए, ये ईरान की मिसाइलों का जखीरा है। ईरान में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीर देखिए, सैकड़ों हजारों लोग। तो इससे तो यही लग रहा है कि ईरान के लोग एकजुट हैं, झुकने को तैयार नहीं। ईरान में प्रदर्शन के दौरान ही इजरायली हमले की भी तस्वीर सामने आई है। नजर ये देखिए, एक तरफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, लेकिन पीछे हो गया धमाका, धुआं उठते हुए देखा जा रहा है।
अब इस विरोध प्रदर्शन में कहा जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति भी शामिल हुए हैं। प्रदर्शन में पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति, उनकी तस्वीर। प्रदर्शन के दौरान ईरान के लोग अमेरिका के झंडे में लिपटे ताबूत में कील ठोकते हुए देखे जा सकते हैं। ये देखिए। ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इजराइल के झंडे भी जलाए हैं। ये तस्वीरें ये देखिए जरा। पुतला फूंका गया है और ये झंडे भी जलाए गए हैं। ईरान की तस्वीरें हैं, इजरायली झंडे और अमेरिकी झंडे जल रहे हैं। अब इधर भारत में भी ईरान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुआ है। कुछ उसकी भी तस्वीरें देखिए। ये काम है जम्मू कश्मीर। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप लाख दावे करे, अमेरिका अपने आप को खुद बहुत शक्तिशाली माने, लेकिन इस सुपर पावर के सामने ईरान झुक क्यों नहीं रहा है? आइए जानते हैं। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो सद्दाम हुसैन की सेना कुछ ही हफ्तों में टूट गई। इसका कारण था सैन्य संरचना पूरी तरह से केंद्रीकृत थी। इराकी सेना के सभी फैसले सद्दाम हुसैन के नियंत्रण में थे और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ तो पूरा सैन्य ढांचा ढह गया या बिखर गया। इसे सबक लेते हुए ईरान ने नई सैन्य रणनीति तय की, जिसके तहत सैन्य शक्ति को कई स्वतंत्र इकाइयों में तोड़ दिया गया जो कि केंद्रीय कमान से अलग होकर भी काम कर सकती है। तब ईरान ने IRGC को 31 प्रांतीय कमानों में पुनर्गठित किया। प्रत्येक कमान को मुख्यालय, मिसाइल भंडार, खुफिया नेटवर्क दिया गया। इसका मतलब है यदि राष्ट्रीय कमान प्रणाली नष्ट हो जाए तब भी ये इकाइयां स्वतंत्र रूप से लड़ाई जारी रख सकती हैं। इजराइल अमेरिका से संघर्ष में इस रणनीति का प्रभाव साफ दिख रहा है। हमले के शुरुआती चरण में ही बड़े नेता मारे गए या फिर जख्मी हो गए, लेकिन इसके बावजूद सैन्य कार्रवाई रुकने के बजाय तेज हो गई है ईरान में। देश की प्रांतीय कमानों ने स्वतंत्र रूप से मिसाइल, ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इसलिए बड़े हमले करने के बाद ईरान का सैन्य ढांचा बर्बाद नहीं हुआ। डिफेंस एक्सपर्ट्स का, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यही रणनीति ईरान को हार से बचाती है। यह सिद्धांत जीतने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन हार मुश्किल बनाता है। यही इजराइल ईरान अमेरिका के युद्ध में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम हमलों के बावजूद भी इजराइल अमेरिका के सामने ईरान नहीं टूटा है। हालांकि भले ही ईरान की तरफ से कुछ भी दावा किया जाए, सुपर पावर ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए। Right down to the bottom of it. हम ईरान के आतंकवादी शासन को सैन्य, आर्थिक और अन्य हर तरह से पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। फिर भी आप घटिया पत्रिका पढ़ेंगे तो आपको गलतफहमी होगी कि हम जीत नहीं रहे हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना अब अस्तित्वहीन है। मिसाइलें, ड्रोन और बाकी सब कुछ नष्ट किया जा रहा है और उनके नेता धरती से मिटा दिए गए हैं। हमारे पास बेजोड़ मारक क्षमता, असीमित गोला बारूद और पर्याप्त समय है। देखिए आज इन बदमाशों का क्या होता है। वे 47 सालों से पूरी दुनिया में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और अब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मार रहा हूं। ऐसा करना मेरे लिए कितना बड़ा सम्मान है। इस मामले पर ध्यान देने वाली बात है। अब इसका असर जो है कई देशों पर भी हो रहा है, क्योंकि अब बहरीन की बात, बहरीन में भी एक इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ है। अब वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए जरा, वहां से किसी ने इस हमले का लाइव वीडियो बना लिया और बहरीन में इमारत पर ये ड्रोन गिरता है। देखिए ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। ये बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। ये पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग में। अल्लाह। और अब दुबई में भी फिर से हमला हुआ है, जिसके बाद आग लग गई और धुआं उठता हुआ नजर आया। दुबई में ईरान का यह अटैक है। उधर ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में भी अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया है। यूएई पर ईरान का यह टारगेट।
उधर यमन के हुती अमेरिका से जुड़े जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें इसी दावे के साथ आई हैं कि हुती विद्रोहियों ने अमेरिका से जुड़े एक जहाज पर अटैक कर दिया। ये दावा है कि फ्रांस के सैन्य ठिकाने पर भी ईरान ने अटैक कर दिया, दावा बोल दिया है, जिसके बाद फ्रांस भी बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब फ्रांस के बेस पर यह अटैक। तस्वीर जंग होते हैं तो नुकसान तो होते ही हैं। अब जरा समझिए कि जंग के 14 दिन हो गए हैं, किसका ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तुलना करते हैं। अमेरिका, 11 मौत अब तक अमेरिकी सैनिकों की हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। पहले 6 दिनों में 1.04 लाख करोड़ का खर्च हुआ है। 13 दिन में करीब 2.25 लाख करोड़ का अनुमानित खर्च हुआ है। कम से कम 17 एयरबेस में बर्बादी हुई है। करीब 24,000 करोड़ के सैनिक उपकरण स्वाहा। बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग सिस्टम पर अटैक हुआ। 3 F-13E प्लेन गिरे। एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल तबाह हुआ। एक थर्ड डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह हुआ। 9 MQ-9 रिपर ड्रोन बर्बाद हुए। एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर मिसाइल अटैक हुआ। यह अमेरिका का नुकसान है। और अब ईरान का क्या नुकसान हुआ, नजर डालिए। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हुई। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। 1300 लोगों की जान गई। 10,000 लोग विस्थापित हुए। जंग जारी रही तो जीडीपी में 10% से ज्यादा की गिरावट होगी। अब दुनिया को क्या झेलना पड़ रहा है? कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में कमी हो रही है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। 85 देशों में पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 16 से ज्यादा टैंकर्स को निशाना बनाया गया है। और भारत पर क्या इसका असर है? भारत में 3 लोगों की मौत हुई है, एक लापता है। कच्चे तेल की कीमत $101 प्रति बैरल पहुंच गई है। शेयर बाजार को 23.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिकी सीनेटर ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से अमेरिका को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सीनेटर सुनिए। इस युद्ध में अमेरिका को हर दिन कम से कम $2 अरब का नुकसान हो रहा है। इस युद्ध के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। लक्ष्य हर दिन बदलते रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आज बमबारी बंद कर दी जाए तो ईरान फिर से इन चीजों का उत्पादन शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? यह तो बात हो गई ईरान, इजराइल और अमेरिकी जंग की। और अब अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। अब उसकी तस्वीर सबसे पहले आप देख लीजिए। देखिए जरा किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया। ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं। कुछ इसी तरह पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ऑयल डिपो को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अटैक के बाद डिपो पर भीषण आग लग गई है। यहां से सिविलियन और UN विमानों को तेल सप्लाई होता था। तो वहां भी नुकसान की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमला कर रहा है तो अफगानिस्तान भी कमजोर नहीं हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी हमले की एक और तस्वीर आप देखिए। तालिबान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने आम अफगानियों को टारगेट किया, निशाना बनाया। लोगों के घरों को तबाह कर दिया पाकिस्तानियों ने। और हमले में 4 अफगानियों की मौत हुई। तो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने किस तरह से एयर स्ट्राइक किया, यह देखिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लंबे समय से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। कल देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार में कई जगह बम बरसा दिए। तालिबान के मुताबिक हमले में 4 मौतें हुई जबकि 15 जख्मी हुए। इनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और हमले में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कंधार तालिबानी नेताओं का गढ़ माना जाता है, इसलिए हमला गंभीर है। पाकिस्तानी वायुसेना ने प्राइवेट एयरलाइन के तेल भंडार को भी निशाना बनाया है। यहां से सिविलियन और UN विमानों को तेल सप्लाई होता है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई TTP के ठिकानों पर हुई है। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि अफगानिस्तान TTP को अपनी जमीन का इस्तेमाल ना करने दे।
इसी आरोप को लेकर अब एक बार फिर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी है। इससे पहले 22 फरवरी को भी पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में बम बरसा दिए। बदले में तालिबान ने 55 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराने का दावा किया था। इस बार भी तालिबान ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए ड्रोन से अटैक कर दिया। तालिबान ने कोहाट सैन्य किले को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है और यहां सैन्य आवास है, हथियार भंडार मौजूद हैं और कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि अभी किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं आई है। कोहाट का यह सैन्य किला पाकिस्तान के लिए एक अहम केंद्र माना जाता है। यहीं से खैबर और कुर्रम जैसे एजेंसी जैसे इलाकों में सैन्य रसद भेजी जाती है। पाकिस्तान के हमले के बाद यह अफगानी ड्रोन पाकिस्तान में नजर आया। तालिबान ने पलटवार में पाकिस्तानी सैन्य बेस पर हमला कर दिया। देखिए, पाकिस्तानी सैन्य बेस की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें अटैक के बाद धुआं उठते हुए साफ नजर आ रहे कई किलोमीटर दूर से। इसी बीच हम जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जंग की बात कर रहे हैं तो बड़ी खबर आ गई है। तालिबान ने फिर से पाकिस्तान पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ड्रोन से अटैक हो गया है। रावलपिंडी में भी तालिबान का ड्रोन हमला हुआ है। पाकिस्तान ने कहा है दोनों ड्रोन मार गिराए हैं। तालिबान का दावा है जमीन पर काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ानें स्थगित। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। एक और बड़ी खबर और अच्छी खबर भारत के लिहाज से, क्योंकि भारतीय टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है। तेहरान के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। भारत के एलपीजी टैंकर्स ने हॉर्मुज को क्रॉस किया। एक दूसरा टैंकर भी जल्द भारत रवाना होगा। यह अच्छी खबर है, बड़ी खबर और राहत भरी खबर, अच्छी खबर भारत के लिहाज से। और देखिए, थोड़ी देर पहले आपको हमने जानकारी दी कि भारत ईरान के किस तरह से संबंध, भारत एक तटस्थ न्यूट्रल, किस तरह से इजराइल और अमेरिका से भी अच्छे संबंध, ईरान से भी, और अभी ईरान के जो राजदूत हैं भारत में मौजूद, उनका भी यही कहना कि साझा हित है दोनों देशों का और उसका असर जल्द आपको देखने को मिलेगा। और ये ब्रेकिंग न्यूज उसी से जोड़कर दे रहे हैं कि देखिए इसका असर देखने को मिलने भी लगा। और इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही आज भारत की बात बताता हूं मैं, मेरे साथ यानी आशुतोष चतुर्वेदी के साथ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। आप जुड़े रहें, देखते रहें, बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और आभार।